हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस लेक्चर वीडियो में लेके आया हूँ उस बेल का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत। इससे पहले मैंने 5-6 सिद्धांत आपको पढ़ा दिए हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। जितने सिद्धांत मैं पढ़ा रहा हूँ सारे के नोट्स आप बनाते चलिए, क्योंकि वो आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा कि हर एक स्टेट का जो टेट है उसका एक अपना सिलेबस है। सारे सिद्धांत किसी भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं सारे पढ़ा दे रहा हूँ कि कहीं कोई और ऐसा ना हो, कोई चीज छूट जाए। ठीक है। तो एक और बात है जो आज का बड़ा मैटर है, पेपर सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस तरह से सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट ला रही है, अभी ये चीजें विचाराधीन है। ठीक है। अब अगर आप लोग आवाज उठाते रहेंगे तो मे भी हो सकता है सरकार इस प्रस्ताव को वापस ले ले, और अपने हित के लिए तो आप लोगों को खड़ा ही होना पड़ेगा। एक दूसरे का चेहरा देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम सिद्धांत की तरफ चलते हैं और इस हर एक चीज का नोट्स बनाते रहिए। देखिए बोर्ड छोटा है, सब कुछ लिखते नहीं बनता है, जो मैं बोलता हूँ वो भी आप नोट करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस बेल का सिद्धांत है, ठीक है। आइए इसको देख लें। डेविड उसबेल ने 1978 में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया था? 1978 में। सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन उसबेल ने कब किया? 1978 में किया। इस सिद्धांत को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है। इसे आधुनिक संज्ञानात्मक श्रेणी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी ब्रूनर की तरह क्या किया, इस पे विचार किया कि इस बच्चे के मस्तिष्क के हिसाब से हर चीजें होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया कि पूर्व ज्ञान को, आप जब बच्चा कोई चीज सीखने जाता है, नई चीज सीखने जाता है, अपने पूर्व ज्ञान को नई चीज को सीखने में कैसे इस्तेमाल करता है, इन्होंने भी उसी पर ज्यादा बल दिया। इसीलिए इसको आधुनिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे दिया गया है शिक्षार्थी के गत ज्ञान। गत मतलब क्या होता है? पास्ट होता है। गत मतलब पास्ट होता है, यानी कि पुराना। गत ज्ञान को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। और जब शिक्षार्थी इस संज्ञानात्मक संरचना में नए पाठ से सीखे गए अनुभव, यानी कि नए पाठ से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज ध्यान दीजिएगा, नए पाठ से सीखे गए अनुभव को सार्थक ढंग से, यानी कि सार्थक मतलब पॉजिटिव तरीके से, यानी कि उसका कोई अर्थपूर्ण ढंग से, ठीक है, सार्थक ढंग से जोड़ता है या संबंध स्थापित करता है, उसे आत्मसात्करण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन किसका है? अगर ये कह दिया जाए आत्मसात्करण जो है तो उस बेल का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पुराना ज्ञान है, जो पुराना अनुभव है, उसको नए अनुभव में, यानी कि नई चीज सीखने में आप कैसे उसको प्रयोग करते हैं, इसे क्या कहते हैं? आत्म सात्करण कहते हैं। एक बार फिर से इस चीज को देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। शिक्षार्थी के गत ज्ञान मतलब पुराने ज्ञान को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। और जब शिक्षार्थी इस संज्ञानात्मक संरचना में नए पाठ से, यानी कि जो नया पाठ सीखने जा, नए पाठ से सीखे गए अनुभव को सार्थक ढंग से जोड़ता है या संबंध स्थापित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? आत्म सात्करण की संज्ञा दी जाती है। तो आप उम्मीद करते हैं चीज समझ गए होंगे आप, यानी कि आपके पास जो भी अनुभव है, जो पास्ट का अनुभव है, जो पुराना अनुभव है, जब आप कोई नई चीज सीखने जाते हैं वहां उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसे जो चीज आप ऑब्जर्व करते हैं उसे क्या कहते हैं? आत्मसात्करण कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसे दिया गया है, इसे सार्थक सीखने का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसका अगर सार्थक सीखने का सिद्धांत कह दे वो तो उसबेल का है। ठीक है, ये चीज कह सकते हैं। दूसरे का नाम है, कहीं कहीं लिख के आ जाता है उसबेल के सिद्धांत के बारे में कुछ ये पूछ लेता है। कहीं आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि सीखने का जो है सार्थक सिद्धांत किसका है? ठीक है, तो किसका है? उसबेल का है। और आगे है द थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन। इसी आत्मसात्करण को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। द थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन किसकी है? ये है उसबेल की है। अब आगे आते हैं, उसबेल ने सीखने के प्रकार का वर्णन किया है। ठीक है, 4 प्रकार का वर्णन किया है। ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने के 4 प्रकार का वर्णन किया है। सबसे पहले ने बताया रटकर सीखना। रटकर क्या सीखना होता है? देखिए, रटकर सीखना क्या होता है और समझकर सीखने में अंतर क्या होता है? रट के सीखने का मतलब होता है हूबहू जो लिखी गई चीज है उसको उसी रूप में कंठस्थ करने लेना। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई पोएम दी गई है, एकदम एज इट इज उसको क्या है, लाइन बाय लाइन, अक्षर बाय अक्षर आपने रट लिया, उसको कहते हैं रट कर सीखना। लेकिन रट कर सीखी गई चीजों का लाइफ जो होती है, यानी कि मस्तिष्क में जो उसकी जीवन होता है, बहुत देर तक नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड होता है।
जैसी उस चीज की प्रैक्टिस छूटती है वैसे ही वो भूल जाती है। इन्होंने क्या किया है, इसके बारे में बात किया, बालक बिना अर्थ समझे, रट कर सीखने में कोई जरूरी नहीं कि आप कविता का अर्थ समझें। देखते हैं इंग्लिश की पोएम होती है, उसको कई बच्चे होते हैं पूरी पोएम रटी होती है, लेकिन अगर मीनिंग पूछ लीजिए नहीं बताएंगे, नहीं बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज को अर्थपूर्ण ढंग से सीखने के बजाय रट कर सीखा हुआ है, इसलिए उसकी वो मीनिंग नहीं बता पाते हैं। बालक बिना अर्थ समझे विषय को हूबहू पुनरुत्पादन मतलब बार बार उस चीज को रट कर क्या करता है, सीख लेता है, बार बार उसे बोलकर क्या करता है, सीख लेता है। आगे दिया गया अर्थपूर्ण सीखना, विषय वस्तु को समझकर आत्मसात करना। ठीक है, जब कोई विषय वस्तु दिया गया है, जैसे आपको कविता दी गई, हिंदी की कविता आपके गुरुजन पढ़ा रहे हैं, अब गुरुजन आपको हिंदी की कविता पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक चीज होता है क्या है कि वो जब पढ़ाते हैं तो आपको उस कविता का क्या करते हैं, मीनिंग बताते हैं, इसका सार क्या है, इस कविता को क्यों पढ़ें, और इसके हर एक लाइन में अर्थ क्या है, क्या चीजें छिपी हुई हैं। ये क्या हो गया, जब वो आपको समझाते हैं और आप उसको समझ कर क्या करते हैं, कविता को याद कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है उस कविता के बारे में, तो आप कविता आपको याद है, कविता भी बता लेंगे और कविता का सार भी बता लेंगे, तो ये क्या होता है, समझ कर सीखना होता है। लेकिन रटने में क्या होता है, आपने कविता को रट लिया है लेकिन समझ नहीं है, आप उसके शब्दों के अर्थ नहीं जान रहे हैं, तो आप वो अर्थ नहीं बता पाएंगे, केवल कविता ही सुना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण मतलब क्या होता है, रिसीप्ट कर लेना। ठीक है ना, रिसीप्ट मतलब कि आपके पास आ जाना, बालक को सामग्री बोलकर या लिख कर दे दी जाती है, मतलब रिसीप्ट कर लेना, कोई चीज आपके पास आ जाना, बालक को क्या किया जाता है, कोई चीज लिखकर लिखित रूप में या फिर बोलकर बता दी जाती है और वह उसे आत्मसात कर लेता है। ठीक है, कहने का मतलब है कई चीजें होती हैं कि आपके गुरुजन क्या करते हैं, बोलकर पढ़ाते हैं कोई चीज, आपकी कविता क्या होती है, बोलकर पढ़ाई जाती है। कई बार होता है क्या है, गुरुजन बोलकर तो पढ़ाते हैं, साथ में आपको क्या करते हैं, लिखवा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि कई आपने देखा होगा, तमाम लोग पढ़े होंगे कि विद्यालय में क्या करते हैं गुरुजन, आपको कविता पढ़ा, उसके अर्थ बताए, उसके बाद किताब बंद कर दी, बच्चों आज का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन कुछ गुरुजन क्या होते हैं, क्या करते हैं, उसको पढ़ते भी हैं, समझाते भी हैं, याद भी कराते हैं, साथ में क्या करते हैं, उसकी नोट भी बनवाते हैं। ठीक है, रिटर्न में दे देते हैं, लिखित मिल जाता है आपको, तो वो क्या होता है, ये अभिग्रहण मतलब क्या होता है, रिसीप्ट कर लेना, कोई चीज मिल जाना। ठीक है, अब आता है अन्वेषण। अन्वेषण आपसे कोई छुपा नहीं है, अन्वेषण को कह सकते हैं आप खोज। बालक के सामने ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जिससे नए संप्रत्यय की खोज करनी पड़े। ठीक है, देखिए कई बार होता क्या है कि ये बहुत ही आज के समय प्रासंगिक है, हमेशा से प्रासंगिक रहा है कि खोज, जो भी शिक्षा है, जो भी सीखने की व्यवस्था है, वो खोज आधारित होनी चाहिए। बच्चे के सामने ऐसी व्यवस्था प्रकट करिए, ऐसी चीजें, ऐसी समस्या प्रकट करिए, क्या करेगी वो, क्या है, उसका अन्वेषण करे कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, कैसे उस समस्या को, उसके समस्या से निदान पाया जाए, इसी को क्या कहते हैं, अन्वेषण करना। ठीक है, बालक के सामने ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जाए जिससे नए संप्रदाय की खोज हो, यानी कि वो नई चीजों से सीख सके। नई संप्रदाय मतलब क्या होता है, अवधारणा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आत्मसातकरण के 4 अवयव बताए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है संयोगात्मक सीखना। संयोगात्मक, संयोग मतलब क्या होता है, कहते हैं बहुत अच्छा संयोग था वो बच गया, बहुत खराब संयोग था इस तरह का काम हो गया, है ना, इस तरह की बातें कहते हैं। दिया गया सीखी गई जानकारी को वर्तमान में प्रयोग करना। संयोगात्मक मतलब क्या, मान लीजिए मैंने आपको गिनती सिखा दी, केवल गिनती सिखाई है, लेकिन गिनती के आधार पर क्या किया, आप मार्केट में गए कोई सामान खरीदने, तो आप उसका इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हो सकता है उसने कहा कि आपके 10 रुपए हो गए, आपने गिनती सीखी है, अब आप बच्चे छोटे हैं, काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 10, तो अचानक से आपके दिमाग में, अरे वो जो गिनती सीखी हुई है ना, यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, संयोगात्मक सीखना कहते हैं। ये चीजें क्या होती है, अचानक दिमाग में आ जाती हैं। फिर अधीनस्थ सीखना क्या होता है, क्या, सामान्य विचार के तहत नई चीज सीखना। ठीक है, सामान्य विचार के तहत नई चीज सीखना। देखिए कई बार क्या होता है कि एक ही चीज के कई रूप होते हैं। जैसे सपोज करिए मेरा नाम आकाश है, 2 3 नाम और हैं, लेकिन आकाश क्या है, ज्यादा फेमस है, ज्यादा लोग जानते हैं, तो आकाश नाम कहकर बुलाते हैं। ठीक है, पयोध, निरीध, समुद्र उदाहरण है। ये तीनों क्या है, समुद्र के पर्यायवाची तीनों हैं। लेकिन आपने कभी सुना है पयोध, निरीध किसी को बोलते हुए? जब भी आप बोलेंगे समुद्र बोलते हैं, तो कहीं न कहीं क्या है, अधीनस्थ, यानी कि ये चीजें हैं
इसके जो ये नाम है इनमें सबसे ज्यादा फेमस कौन है? समुद्र है। ठीक है, समझ गए होंगे। सामान्य विचार के तहत नई चीज सीख लेना, यानी कि चीज, देखिए सामान्य विचार क्या है? समानता तो समुद्र का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके और भी तो पर्याय हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं होता, हालांकि उसके कारण हम उसको जानते जरूर हैं। आगे दिया गया है सहसंबंध सीखना, संबंधात्मक सीखना, नए ज्ञान का इस ढंग से सीखना कि पहले से सीखे गए संप्रत्यय व नियम का परिमार्जन हो सके। ठीक है, क्या हो सके? परिमार्जन हो सके। चलिए, हमने बताया कि नियमों का परिमार्जन यानी कि नए ज्ञान का इस ढंग से सीखना कि पहले से सीखे गए संप्रत्यय व नियमों का परिमार्जन होना। परिमार्जन मतलब होता है कि कहीं और जाके उसका प्रयोग होना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हम आपको देशभक्ति सिखाते हैं, देश के बारे में बताते हैं कि भारत देश क्या है, भारत का नेशनल एंथम क्या है, तिरंगा क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ये सारी चीजें सिखाता हूं, भारत की सरकारी संपत्तियों के बारे में सिखाता हूं, और उसके बाद आप एक रेल में गुजर रहे होते हैं, और रेल में गुजर रहे होते हैं तो आपके सामने कोई व्यक्ति होता है जो रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो आपके दिमाग में ये तुरंत बात आती है कि नहीं, ये रेलवे सरकारी संपत्ति है और इस पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि इस रेल की सुरक्षा करे। आप उसको रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? क्योंकि आपको ये बताया गया है कि राष्ट्रवाद क्या होती है, राष्ट्र की संपत्ति क्या होती है, राष्ट्र की संपत्तियों का क्या दायित्व, हमारा क्या दायित्व है उनके प्रति। ठीक है, तो कहीं न कहीं वो जो पुराना ज्ञान था जो बताया गया है वो क्या होगा? परिमार्जित होकर आपके सामने आ गया कि आपने उसके आधार पर क्या किया, वो आपके दिमाग में आ गया कि नहीं, ये सारी चीजें गलत हैं जो लोग तोड़ फोड़ करते हैं रेलवे में, क्योंकि ये हमारी ही चीजें हैं, जितनी भी सरकार की चीजें हैं वो हमारी ही चीजें हैं, उसका हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें भी उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे दिया गया है महाकोट सीखना। महाकोट सीखना, इसमें दिया गया है कई संप्रत्यय को एक साथ करके नया संप्रत्यय सीखना। देखिए, संप्रत्यय मतलब पहले मैंने बता दिया, अवधारणा, कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला के एक नई कॉन्सेप्ट को जनरेट करना। सपोज करिए, उदाहरण देखिए दिया है शेर, बाघ, भेड़िया, है ना, आगे लिखा है मांसाहारी। शेर क्या है? एक जीव है, एक जानवर है, और बाघ भी क्या है? एक जानवर है, और भेड़िया क्या है? जानवर है। ठीक है, तीनों क्या है? जंगली जानवर है। आप ये जानवर समझ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मस्तिष्क क्या होता है, ये भाई ठीक है, आप ये समझ गए कि ये जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, ये उनके बारे में एक अवधारणा आपकी बन गई, एक कॉन्सेप्ट आपका बना। ठीक है, एक संप्रत्यय बना। उसके बाद एक नया संप्रत्यय जनरेट हो गया कि यार ये तीनों तो मांसाहारी हैं। ठीक है ना, ये आप तो समझ ही गए कि ये जानवर हैं। ठीक है, लेकिन एक जीवन में ये तीन के तीनों क्या है? मांसाहारी हैं। तो कहीं न कहीं क्या हो गया, कई संप्रत्यय को मिला के एक नई संप्रत्यय आ गई, यानी कि कई सारे विचारों को मिला के एक नया विचार आया कि यार ये तो सारे जानवर जंगली जानवर हैं, लेकिन सारे के सारे क्या हैं? मांसाहारी हैं। तो ये क्या हो गए, इनके जो है आत्मसातकरण के क्या है? 4 तरीके, यानी कि 4 नियम हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या हुआ 1978 में। इसकी क्या किया इन्होंने? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद इस सिद्धांत को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, पास्ट ज्ञान को, यानी कि पुराने ज्ञान को नए पाठ में सीखने में कैसे प्रयोग करें, इसको क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। इसे सार्थक सीखने का सिद्धांत कहते हैं। द थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन इन्होंने दिया है। ठीक है, इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, वर्णन किए हैं उससे पहले सीखने के। सबसे पहला रटकर, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण द्वारा सीखना, रिसेप्शन। ठीक है, उसके बाद अन्वेषण यानी खोज करके सीखना। उसके बाद आत्मसातकरण के 4 तरीके हैं। कौन कौन सा? संयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, सहसंबंधात्मक सीखना, और महाकोट सीखना। ठीक है, ये ऊसुबेल का सिद्धांत है, और इसमें ज्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद कर लीजिए, बहुत जरूरी होता है। सार्थक सीखने का सिद्धांत किसका है? ठीक है, किसका? ऊसुबेल का है। और आत्मसातकरण ये जरूर जानते रहिए, इतनी चीजें इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।